आपका बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है उसका जो है 6 पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे प्रतिबंधित तरणशीलता। ठीक है, तो हमने इससे पहले वाले पार्ट कर लिए। अगर आपने नहीं देखे तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जो है, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको जो है आप वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को सीखते हैं, मतलब शुरू करते हैं और यहाँ पर देखते हैं प्रतिबंधित तरणशीलता क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जो है केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी विनिमय दर के निर्धारण को बाजार शक्तियों पर छोड़ देता है। मतलब कहने का मतलब एक ऐसी प्रणाली होती है प्रतिबंधित। ठीक है, प्रतिबंधित तरणशीलता एक ऐसी प्रणाली होती है जिसके अंदर जिसमें क्या होता है, केंद्रीय बैंक यानी जो केंद्रीय बैंक होता है, केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय दर के निर्धारण को बाजार की शक्तियों पर छोड़ देता है। तो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि एक ऐसी प्रणाली होती है जिसके अंदर जो यहाँ पर जो केंद्रीय बैंक है, जो विदेशी विनिमय दर का जो निर्धारण होता है वो बाजार की शक्तियों द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? केंद्रीय बैंक इसका निर्धारण नहीं करता है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण जो है बाजार की शक्तियां करती हैं, जैसे कि मांग और पूर्ति। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, परंतु समय पर यानी समय समय पर जो है आवश्यकता के अनुसार दर को प्रभावित करने के लिए जो है हस्तक्षेप भी करता है। तो ये कभी कभी क्या होता है कि अगर ज़्यादा केंद्रीय बैंक को लगता है उतार चढ़ाव आ रहा है तो उसमें हस्तक्षेप भी कर सकता है, सुधार कार्यवाही कर सकता है। जब विदेशी विनिमय दर अत्यधिक जो है यानी दर जो है अत्यधिक निम्न हो तो केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय दर का क्रय करना जो है शुरू कर देता है। तो यहाँ पर क्या करता है कि विदेशी विनिमय या जो बैंक है, यहाँ पर जो केंद्रीय बैंक है, जब केंद्रीय बैंक को लगता है कि विदेशी विनिमय दर जो है अत्यधिक निम्न है, यानी विदेशी विनिमय दर बहुत ज़्यादा कम हो गई है, ठीक है, अत्यधिक निम्न हो गई है, तो इससे क्या करेगा, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर विदेशी जो केंद्रीय बैंक है, ये विदेशी विनिमय का जो है जो विदेशी विनिमय होता है उसका जो है क्रय करना यानी खुद खरीदना शुरू कर देता है। ठीक है, यहाँ पर जब विदेशी विनिमय दर की मात्रा बढ़ जाती है तो यहाँ पर क्या करता है, उस दर को खरीदना यानी स्वयं केंद्रीय बैंक खरीदना शुरू कर देता है ताकि उसको बैलेंस में किया जा सके। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, और जब विदेशी विनिमय दर अधिक होती है, जब यहाँ पर देखिए विदेशी विनिमय दर जब अधिक हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है, तो विदेशी विनिमय का जो है विक्रय करना शुरू कर देता है केंद्रीय बैंक। लेकिन यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, अगर केंद्रीय बैंक यहाँ पर कैसे हस्तक्षेप करेगा, यानी केंद्रीय बैंक क्या करेगा, जब विदेशी विनिमय दर यहाँ पर निम्न हो जाएगी, ठीक है, अगर विदेशी विनिमय दर जो दर है निम्न हो गई है, निम्न, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गई है, दर जो है निम्न हो गई है, तो यहाँ पर ये करेगा, क्रय करेगा। ठीक है, केंद्रीय बैंक अगर दर निम्न हो गई है, कम हो गई है, तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा, इसका क्रय करेगा। लेकिन दर अगर दर जो है आपकी यहाँ पर जो है अधिक हो गई है, यहाँ पर अगर अधिक दर हो गई है तो जो केंद्रीय बैंक है, यहाँ पर जो केंद्रीय बैंक है वो विक्रय करेगा। ठीक है, विक्रय करना शुरू कर देगा, तो यहाँ पर विक्रय करना शुरू कर देगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये प्रतिबंधित तरणशीलता एक ऐसी जो है यहाँ पर क्या है, एक ऐसी प्रणाली होती है जिसके अंदर जो केंद्रीय बैंक क्या होता है, केंद्रीय बैंक विनिमय दर को खुद निर्धारित नहीं करता है, उसके निर्धारण को बाजार की शक्तियों पर छोड़ देता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर यानी आवश्यकता पड़ने पर ये उस पर हस्तक्षेप करता है। ठीक है, हस्तक्षेप कर सकता है। उसके बाद विदेशी विनिमय दर जब अधिक हो जाती है, जैसे कि अगर विनिमय दर अधिक हो जाती है, ठीक है, यानी विनिमय दर जो है यानी विनिमय दर अगर निम्न हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर जब विदेशी विनिमय अत्यधिक निम्न होता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जब कम होगी तो वो खुद खरीदना शुरू कर देता है केंद्रीय बैंक। लेकिन अगर ज़्यादा बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है, तो विक्रय करना शुरू कर देता है केंद्रीय बैंक। तो इससे क्या हो जाता है, फिर वो संतुलन में ले आता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर अवमूल्यन। अवमूल्यन क्या होता है, जब देश की सरकार जो होती है, केंद्रीय बैंक घरेलू मुद्रा का बाह्य मूल्य घटाती है। मतलब कि जब देश की सरकार जो है, केंद्रीय बैंक यानी केंद्रीय बैंक ही होती है देश की सरकार, तो यहाँ पर जो केंद्रीय बैंक है, देश की सरकार है, घरेलू मुद्रा का बाह्य मूल्य घटाती है, तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है,
तो बाह्य मूल्य अगर घटा देगी तो अवमूल्यन कहेंगे। इससे आयाती जो है यहाँ पर आयात महंगी और निर्यात सस्ती हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, इससे आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ता हो जाता है। सामान्यतः यह स्थिर विनिमय प्रणाली दर, यहाँ जो स्थिर विनिमय दर प्रणाली में होता है। ठीक है, तो एक तरह से ये कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पर जो है ये जो अवमूल्यन का मतलब हो गया, तो यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। अवमूल्यन का मतलब है, यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास $1 है, $1 इक्वल टू 82 रुपये का है। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ $1 82 रुपये का चल रहा है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जब $1 82 रुपये का है तो यहाँ पर अब क्या होता है कि अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गया कि ये केंद्रीय बैंक की बात करेंगे, यानी जो सब केंद्रीय सरकार जो है यहाँ पर जो मान लीजिए भारत, ठीक है भारत, अब भारत में यहाँ पर ₹82 का है, $1 के बराबर अगर किसी व्यक्ति को $1 लेना है तो उसे 82 रुपये देने पड़ेंगे। अब भारत की सरकार ने क्या किया, भारत की सरकार ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, इस रुपए को यहाँ पर और घटा दिया। ठीक है, इसका अवमूल्यन कर दिया, अवमूल्यन क्या कर दिया, यहाँ पर अवमूल्यन कर दिया, मतलब इसकी कीमत को गिरा दिया और गिरा दिया। तो मतलब गिरा दिया, गिरा देने का मतलब क्या हो गया कि अगर रुपए की कीमत गिरेगी, ठीक है रुपए की कीमत गिरेगी, तो हमें इसका मतलब क्या है कि $1 लेने के लिए हमें और ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, समझिए, जब $1 की कीमत, अभी मान लीजिए $1 $1 जो है यहाँ पर 82 रुपये के बराबर है, लेकिन वहीं पर ₹1 यहाँ पर जो रुपए की पैसे की जो कीमत है गिर जाएगी, यानी कीमत गिर रही है। तो अभी मेरे को पहले जब गिरी नहीं थी तब मुझे $1 प्राप्त करने के लिए 82 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब रुपए की कीमत क्या, वैल्यू जो है कम हो गई है। ठीक है, वैल्यू क्या हो गई, रुपए की कम हो गई है, तो अब $1 प्राप्त करने के लिए मुझे ज़्यादा यहाँ पर रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि रुपए की वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, तो अब मुझे $1 प्राप्त करने के लिए मुझे देना पड़ेगा 85 रुपये। ठीक है, तो ₹3 का अवमूल्यन हुआ। ठीक है, ₹3 का क्या हो गया, अवमूल्यन हुआ। तो एक तरह से आप कह सकते हैं, जब किसी मुद्रा, किसी देश की मुद्रा में, यानी किसी देश की मुद्रा में जो है उसकी वैल्यू, मुद्रा की वैल्यू में कमी आ जाती है, मूल्य में कमी आ जाती है, ठीक है, उसकी वैल्यू में अगर कमी आ जाए तो उससे क्या कहते हैं, यहाँ पर अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, अवमूल्यन होता है, यानी ₹1 अब यहाँ पर ₹1 नहीं रहा, ₹1 से जो चीज़ खरीदी जा सकती थी अब वो ₹1 से नहीं खरीदी जा सकती। मान लीजिए, इस तरह से आप अवमूल्यन को समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक पेन जो है, एक पेन, आपका एक पेन जो है ₹5 का आता है, एक पेन की कीमत कितनी है, ₹5। ठीक है, लेकिन आप एक पेन खरीद सकते हैं ₹5 में। तो लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सरकार ने कर दिया अवमूल्यन, लेकिन सरकार ने अवमूल्यन कर दिया, और अब आपको पता चला कि जो एक पेन है, यहाँ पर मान लीजिए एक व्यक्ति है, यहाँ पर ये व्यक्ति है और ये पेन खरीदने गया बाजार में, दुकान में, तो इसे पता चला बाद में कि जो एक पेन था वो तो ₹5 में मिल ही नहीं रहा, मैं खरीद ही नहीं सकता, क्योंकि अब मुझे एक पेन खरीदने के लिए ₹10 देने पड़ेंगे। ठीक है, एक पेन खरीदने के लिए मुझे ₹10 देने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने जो है यहाँ पर अवमूल्यन कर दिया, यानी रुपए की वैल्यू को गिरा दिया, यानी 5-5 के 2 नोट मुझे देने पड़ेंगे, तब मुझे एक पेन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है रुपए की आधी हो चुकी है। ठीक है, तो आधी हो चुकी है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर है, वैल्यू को गिरा दिया, इसलिए $1 प्राप्त करने के लिए हमें 85 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो इसी तरह से इसे ही अवमूल्यन कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अवमूल्यन होता क्या है। ठीक है, तो यही बता रखा है यहाँ पर भी, आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, जब सरकार जो है केंद्रीय बैंक घरेलू मुद्रा में, जो क्या है घरेलू मुद्रा में जो है बाह्य मूल्य घटाती है, तो घरेलू मुद्रा के मूल्य को घटा देगी, बाहर की तुलना में जो मूल्य है उससे घटा देगी, उसमें क्या मतलब उससे कम कर देगी, मूल्य को गिरा देगी, तो अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आयात महंगे हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर जो आयात महंगे हो गए हैं, यानी यहाँ पर क्या है कि आयात महंगे हो गए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 2 देश हैं। ठीक है, यहाँ पर एक देश है, यहाँ पर एक देश है, अगर मान लीजिए यहाँ इस विदेश से हमें कुछ मंगाना है,
ठीक है, विदेश से हमें कुछ मंगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो पैसा है उसका मूल्य गिर चुका है। ठीक है, तो हमें अगर यहाँ से मान लीजिए ये पेन है, अगर मुझे ये पेन ये देश से मंगाने होते तो मुझे पहले मिल रहा था एक पेन 5 रुपए का। ठीक है, एक पेन मिल रहा था 5 रुपए का, लेकिन अब मुझे कितना मिलेगा, वही पेन खरीदने के लिए मुझे विदेश में यहाँ पर 10 रुपये देने पड़ेंगे। 10 रुपये में मुझे एक पेन मिलेगा। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर हमारे रुपए का अवमूल्यन हो गया, हमारे रुपए की वैल्यू गिर गई। तो इससे क्या होगा, निर्यात जो है महंगा हो जाता है। निर्यात क्या हो गया, हमारा यहाँ पर हम निर्यात जो है, आयात हमारा क्या हो गया, जो हम आयात करने वाले हैं, यानी हम विदेश से कुछ मंगा रहे हैं सामान, तो जो आयात हो गया, यहाँ पर देखिए आयात जो है हमारा महंगा हो गया। क्या हो गया, महंगा। ठीक है, तो महंगा हो गया, आयात महंगा हो गया, निर्यात हमारा सस्ता हो जाएगा। मतलब हम जब वस्तु बेचेंगे तो उसके बदले में हम जो है निर्यात है हमारा सस्ता होगा। ठीक है, यहाँ पर आयात हमारा क्या हो गया, महंगा हो गया, कि हमारा जो हम यहाँ से लेकर आएंगे वो महंगा, हमें वस्तुएं महंगी मिलेंगी। ठीक है, क्या मिलेंगी, आयात हमारा महंगा हो गया है, और साथ ही जो है निर्यात सस्ता हो गया। ठीक है, निर्यात सस्ता कैसे हो गया, कि हम यहाँ से वस्तु खरीदेंगे, निर्यात करेंगे, भेजेंगे, तो हमें कम पैसा मिलेगा। ठीक है, हमें कम पैसा मिलेगा। आयात करेंगे तो महंगा हो गया, हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन हम जब अपनी वस्तु बेचेंगे तो हमें जो है क्या है, कम पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए एक बार और समझा देता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि जब हम अपने देश से यानी भारत से जब विदेश में कोई सामान बेचेंगे तो उसका हमें पैसा कम मिलेगा। ठीक है, यानी निर्यात करेंगे तो हमें पैसा कम मिलेगा, लेकिन जब हम विदेश से कुछ चीज़ खरीदेंगे, ठीक है, हम देश से यानी विदेश से कुछ खरीद के लाएंगे यानी आयात करेंगे। ठीक है, आयात करेंगे तो हमें क्या पड़ेगा, हमें विदेश से खरीदा तो हमें महंगा पड़ेगा, हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो है पैसा जो हमारे पास है उसकी मूल्य की कीमत गिर गई है। ठीक है, तो इसीलिए हमें ज़्यादा, जब हम कुछ खरीदेंगे बाहर से तो हमें उसके लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, यानी महंगा पड़ेगा, लेकिन जब अपना सामान बेचेंगे तो हमें बेचने पर कम पैसा मिलेगा, क्योंकि हमारे जो है मूल्य जो है हमारा वो गिर चुका है। तो ये होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, तो यही चीज़ है। और इसे विनिमय और ये सामान्यतः स्थिर विनिमय दर प्रणाली में जो है क्या होता है, होती है। ठीक है, साथ में अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है अधिमूल्यन। अब अधिमूल्यन क्या होता है, हमने अभी देखा जो है, हमने देखा अवमूल्यन, पैसे की वैल्यू का गिर जाना। अब अधिमूल्यन क्या होता है, जब सरकार तथा केंद्रीय बैंक घरेलू मुद्रा के बहाय मूल्य को बढ़ाती है, यानी घरेलू मुद्रा। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा $1 था वो $1 अब कितने का हो गया, अब मान लीजिए वो 82 रुपये का था, लेकिन अभी अब क्या हो गया, $1 जो है हमारा वो हो चुका है, हमारा जो है इसकी वैल्यू गिर गई, मतलब ये कम हो गया, हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ गई है। तो इससे क्या हुआ, ये जो डॉलर है हमारा कितने का हो गया, ये मान लीजिए 75 रुपये का हो गया। ठीक है, 75 रुपये का हो गया, यानी अब मुझे $1 खरीदने के लिए, $1 प्राप्त करने के लिए, $1 प्राप्त करने के लिए मुझे सिर्फ 75 रुपये देने पड़ेंगे, यानी हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ गई है। यानी रुपए की वैल्यू जब बढ़ेगी तो उसे अधिमूल्यन कहेंगे, जब रुपए की वैल्यू घटेगी, यहाँ पर हाँ, जब रुपए की वैल्यू जो घटेगी तो उसे अवमूल्यन कहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है। अवमूल्यन क्या है, अधिमूल्यन क्या है, कि रुपए की वैल्यू बढ़ गई है। यानी आपको ये नहीं देखना है कि अमाउंट यहाँ पर बढ़ गया, देखिए अमाउंट तो यहाँ पर कम हुआ है। ठीक है, अमाउंट पर आपको ध्यान नहीं देना है, कि यहाँ पर सिर्फ आपको वैल्यू पर ध्यान देना है। रुपए की वैल्यू बढ़ी है, वैल्यू मतलब हम कितना खरीद सकते हैं। ठीक है, परचेजिंग पावर जो होती है ना, हम खरीदने की शक्ति बढ़ गई है। ठीक है, हमारे रुपए के अंदर जो है ताकत आ चुकी है। ठीक है, दम आ गया है, दम आ गया मतलब हम कम पैसा देकर ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या है कि हम सिर्फ 75 रुपये दे करके $1 प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पहले हम क्या करते थे, 82 रुपये देते थे, $1 मिलता था। लेकिन हमारी जैसी मूल्य बढ़ा, हमारा अधिमूल्यन हुआ, मतलब पैसे की वैल्यू बढ़ी, तो हमें सिर्फ 75 रुपये देने पड़ रहे हैं। लेकिन अवमूल्यन हो जाता, पैसे की वैल्यू गिर जाती, तो हमें कितना देना पड़ता, $1 के लिए 90 रुपये देना पड़ता, 85 रुपये देना पड़ता। ठीक है,
तो इसलिए हमें ज़्यादा, अगर अवमूल्यन हुआ, पैसे की वैल्यू गिरी, तो हमें ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। अधिमूल्यन हुआ तो हमें कम पैसे में वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है, कम पैसा देना पड़ेगा। तो यही चीज़ होता है, ठीक है। मुद्रा का अधिमूल्यन जो है कहलाता है, क्या कहलाता है? घरेलू यानी केंद्रीय बैंक के घरेलू मुद्रा में बहाय मूल्य को बढ़ाना, ठीक है। घरेलू मुद्रा के बहाय मूल्य को बढ़ाना, ठीक है। घरेलू मुद्रा का जो है बहाय मूल्य बढ़ाना। तो घरेलू मुद्रा का मतलब है घर की जो मुद्रा है रुपया, उसके अंदर जो है बाहर के लिए बढ़ाना, यानी जो बाहर की मुद्रा है उसकी तुलना में हमें उसकी वैल्यू को बढ़ाना है, बहाय मूल्य को बढ़ाना है, ठीक है। यह है सामान्यतः यह स्थिर विनिमय दर में होता है, ठीक है। ये बिल्कुल स्थिर होती है, हाँ, ये सरकार द्वारा, केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मुद्रा का मूल्यह्रास। मूल्यह्रास क्या होता है? मुद्रा का मूल्यह्रास क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए, मुद्रा का मूल्यह्रास मतलब किसी तरह से, किसी कारण से, अब आपने जो है, अगर 12th क्लास में आपने जो है कॉमर्स ली होगी तो आपको पता होगा, कॉमर्स के अंदर एक यहाँ पर आता है मूल्यह्रास शब्द आता है। मूल्यह्रास का मतलब होता है डेप्रीसिएशन, ठीक है। डेप्रीसिएशन आता है, डेप्रीसिएशन मतलब मूल्यह्रास। तो आपने देखा होगा डेप्रीसिएशन में क्या पढ़ा था आपने, कि अगर आपने ली होगी तो इसमें क्या होता है कि अगर एक मशीन को खरीदा जाता है, ठीक है, अगर एक मशीन को खरीदा जाता है तो मशीन खरीदने पर क्या होता है कि मशीन जैसे ही आप खरीदते हैं तो इसको, अगर आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए में मशीन खरीदी, अब इस 1 लाख रुपए में खरीदी तो यह क्या होगा कि ये 1 साल बाद, 1 ईयर के बाद, 1 साल के बाद ये मशीन क्या होगी, ये ख़राब हो जाएगी, ख़राब भी हो जाती है, इसमें मेंटेनेंस आते हैं, कुछ पैसा लगाना पड़ता है। तो और उसके बाद ये जो 1 लाख की वैल्यू थी इसकी, 1 लाख की जो खरीदी थी, क्या आप इस मशीन को दोबारा 1 लाख में बेच सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। हो सकता है ये 60,000 में बिक जाए, या हो सकता है ये 80,000 में बिक जाए, ठीक है, या 50,000 ही मिले। तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता कि बिल्कुल 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा मिल जाएंगे, इसकी वैल्यू जो है कम हो जाएगी, इसकी कीमत कम हो जाएगी। तो उसे ही डेप्रीसिएशन कहते हैं। यानी समय के साथ जब किसी वस्तु की मूल्य में कमी आती है तो वो हमारा क्या कहलाता है? डेप्रीसिएशन कहलाता है। वो उसके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, कैसे होता है तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि डेप्रीसिएशन मतलब मूल्यह्रास क्या होता है। अब यहाँ पर मुद्रा की बात करी, मैंने मशीन का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन मुद्रा के मूल्य का डेप्रीसिएशन मतलब मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ रही है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है मुद्रा की मांग तथा पूर्ति के फलस्वरूप घरेलू मुद्रा के मूल्य में विदेशी मुद्रा के मूल्य के सापेक्ष गिरावट आती है तो उसे मुद्रा मूल्य में ह्रास कहते हैं, ह्रास कहलाता है। मतलब ये कहना चाहता है कि अगर यहाँ पर देखिए कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है, जैसे देश एक दूसरे से यानी आयात निर्यात कर रहे हैं, एक दूसरे बड़ी बड़ी जहाज़ों में जो है सामान जा रहा है, तो वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, ठीक है। तो यहाँ पर मुद्रा की मांग और पूर्ति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा की मांग और पूर्ति के फलस्वरूप, यानी उसके परिमाण स्वरूप या फलस्वरूप घरेलू मुद्रा के मूल्य में, मुद्रा के जो है मूल्य में सापेक्ष गिरावट आती है, ठीक है। तो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास एक देश ये है, एक देश जैसे भारत देश है, तो यहाँ पर क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, दूसरे ये देश, अपना देश दूसरे देश के साथ कर रहा है, दूसरा देश हमारे देश के साथ कर रहा है, तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चल रहा है। जब ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तो इसके फलस्वरूप क्या होगा कि घरेलू मुद्रा के मूल्य में विदेशी मुद्रा की मूल्य के सापेक्ष, मतलब ये जो यहाँ पर अगर ये डॉलर की तुलना में जो है यहाँ पर रुपए, डॉलर की तुलना में जब रुपए में यहाँ पर क्या गिरावट आ जाए, यानी रुपए की वैल्यू कम हो जाए, रुपए की वैल्यू में गिरावट आ जाती है यहाँ पर डॉलर की तुलना में, तब उसे जो है मुद्रा का मूल्यह्रास कहते हैं, ठीक है। मूल्यह्रास हो गया, इसका मतलब है कि अगर आपने 10 रुपये दिए थे, यानी जो चीज़ आपको 10 रुपये में, जो चीज़ आपको 10 रुपये में मिलती थी, अब उसी चीज़ को खरीदने के लिए आपको 15 रुपये देने पड़ेंगे या 20 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मुद्रा का मूल्यह्रास, मतलब मुद्रा की वैल्यू गिर जाना। तो आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। मुद्रा का मूल्यह्रास क्या है कि अब दूसरे विदेशी मुद्रा की तुलना में जब हमारे देश की मुद्रा की वैल्यू गिर जाती है, ठीक है, मुद्रा में गिरावट आती है, तो उसे हम कहते हैं यहाँ पर मुद्रा का मूल्यह्रास।
आई होप क्लियर हो गया। चलिए अब हम देखते हैं, ये हमारा जो है लास्ट जो है टॉपिक है हमारा, ये है क्या है टॉपिक, मुद्रा के मूल्य में मूल्य वृद्धि। अब मुद्रा के मूल्य वृद्धि भी तो हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे यहाँ पर जो व्यापार हो रहा है उसके दौरान जो है यहाँ पर ये हमारा रुपए ही नीचे गिरे, रुपए की वैल्यू कम हो सकता है डॉलर भी कम हो जाए, है ना, हो सकता है ना डॉलर भी कम हो जाए, तो डॉलर भी तो कम हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, डॉलर में भी गिरावट आ सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब डॉलर में गिरावट आएगी तो हमारा रुपए जो है अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि हम एक जो है पैमाना लेके चल रहे हैं। पैमाना क्या लेके चल रहे हैं कि $1 बराबर है हमारा 82 रुपये का। लेकिन अब यहाँ पर हमें पता है, अगर मान लीजिए डॉलर की वैल्यू गिर जाए तो अपने आप हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। अगर रुपए की वैल्यू बढ़ जाए तो अपने आप इसकी वैल्यू गिर जाएगी। तो इसी तरह से है मुद्रा के मूल्य वृद्धि। अब मुद्रा की क्या हो रही है, मूल्य में वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पर मुद्रा की, भारत की मुद्रा की बात करें, उसमें गिरावट आई थी, अब हमारी भारत की मुद्रा की मूल्य में वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है भारत की मुद्रा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भारत की मुद्रा बढ़ेगी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा की मांग और पूर्ति के फलस्वरूप, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा की मांग और पूर्ति के फलस्वरूप घरेलू मुद्रा के मूल्य में विदेशी मुद्रा के सापेक्ष बढ़ोतरी, यानी घरेलू जो मुद्रा है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, विदेशी मुद्रा की कंपेयर में मतलब उसके सापेक्ष हो रही है, ठीक है। तो ऐसे को जो है, तो यह क्या होता है, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि कहलाती है, ठीक है, मुद्रा की मूल्य वृद्धि कहलाती है। तो सिंपल सी बात है, अगर मुद्रा यानी घरेलू मुद्रा बढ़ती है विदेशी मुद्रा की तुलना में तो उसे मुद्रा की मूल्य वृद्धि कहेंगे। लेकिन अगर वहीं पर विदेशी मुद्रा की तुलना में अगर हमारी घरेलू मुद्रा कम होती है, गिर जाती है, तो मुद्रा का मूल्यह्रास कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, मुझे नहीं लगता अब आपके पास कोई डाउट होगा। अगर आपको फिर भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर स्टडी मिलती है, तो आप यहाँ से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स की, 11th इकोनॉमिक्स की, और साथ ही मैथ और साइंस की जो है 9th और 10th की, ठीक है, 9th 10th की मैथ और साइंस की भी आप प्रेपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों हम फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और नई वीडियो में।